का पहला चैप्टर पढ़ना क्लास 10 का 4th चैप्टर पढ़ने जाएंगे बायोलॉजी में, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एनसीईआरटी में ये भी दे के रखा हुआ है एंड अदर टेक्स्ट बुक या हम किसी और से भी इसको पढ़ सकते हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में सबसे पहली बात तो ये है 10th क्लास में एवोल्यूशन वाली जो चीज़ है वो नहीं आ रही है, सिर्फ हेरिडिटी आ रही है। तो हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, हेरिडिटी होती क्या है, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सम बेसिक टर्म्स। ठीक है, हम सम बेसिक टर्म्स के बारे में चलते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या होते हैं, जीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सारे के सारे बेसिक टर्म्स के बारे में हम चलते हैं। तो सबसे पहले आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी इज़ नथिंग, मतलब हेरिडिटी एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, इट्स द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। देख लेते हैं, चलिए, ट्रांसमिशन, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होता है। ठीक है, चलिए, ये भी समझ में आ गया कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन। सर ये जनरेशन है क्या? ये चीज़ समझ में नहीं आई हमें कि ये जनरेशन है क्या। आपने ये बोल दिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन होता है, या तो हम इसको ये लिख सकते हैं इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ अ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या ये लिख सकते हैं और लगा करके ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब समझ में आ गया होगा शायद से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का मतलब क्या है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आना, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऑफस्प्रिंग होता है बच्चे, बेबीज जो होता है ना, ऑफस्प्रिंग लिख लीजिए आप इनको, या बेबीज लिख लीजिए, आपका जो मन हो वो लिख सकते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स मतलब ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होना, ट्रेट्स का क्या होना? ट्रांसमिशन होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, जिसको हम बेबीज भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, इनमें ट्रांसमिशन होना, एक पहुँच जाना, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का ये चीज़ होता है। अब सर ये ट्रेट्स क्या होते हैं? आपने ट्रेट्स बोल लिया सर, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ट्रेट्स बता दीजिए। तो ट्रेट्स होता है, इट इज़ द रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स, इट इज़ द रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स। देख लेते हैं, चलिए, रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स लाइक हाइट, आई कलर, हेयर कलर, एटसेट्रा। ये क्या होता है? रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेट्स क्या होते हैं? दे आर द रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स, जिनसे पहचान सकते हैं कि ये बंदे की हाइट क्या है, इसका आई कलर क्या होता है, हेयर कलर क्या है, इसके लोब्स, ईयर लोब्स जो है वो फ्री हैं, अटैच्ड हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं? रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाइट, आई कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, अब ट्रेट्स हमें समझ में आ गया, हेरिडिटी हमें समझ में आ गया सर। अच्छा सर, और कुछ भी होता है कि आगे भी हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम, जीन्स वगैरह के बारे में, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी, इनको थोड़ा फर्दर में हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं इसमें, द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन is present, ये प्रेजेंट का साइन होता है, याद रखना, इन सेक्स सेल्स। अच्छा, ब्रैकेट में गैमेट्स। अब सुनना है इस चीज़ को, ब्रैकेट में गैमेट्स, 10 गैमेट्स फॉर्म the link between 10 gametes from the link between one generation to another generation। क्या? one generation to another generation।
ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है हमें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कराना। मतलब मैं बताता हूँ, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन, अब हमारी हर सेल के अंदर एक्चुअली में होता ही है कि हमारी हर सेल के अंदर, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सारी की सारी, सभी के अंदर क्या होते हैं, सभी के अंदर होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। हमारी अगर ये सेल है, सपोज कर लीजिए, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा डीएनए। क्या होगा? इसके अंदर होगा डीएनए। इट कंसिस्ट डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो हर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और यही जो डीएनए है, पता है, यही जो डीएनए, ये जो डीएनए है, इट इज़ द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। क्या है ये? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है। या ये बोलें कि ये जो होता है ना, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, आगे हम पढ़ेंगे, ये जो डीएनए होता है, यही डीएनए एक्चुअल में ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। याद रखना इस चीज़ को कि डीएनए विल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या अनदर जनरेशन। ठीक है, अभी ये किसके थ्रू जाता है? सेक्स सेल्स या गैमेट्स के थ्रू जाता है। यानी कि हमारी हर सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, हमें पता है अच्छी तरह से कि इन एवरी सेल देयर आर द प्रेजेंस ऑफ अ डीएनए, बट लेकिन सिर्फ वही सेल्स का डीएनए हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा जिस जनरेशन में जो सेल बना रही हो गैमेट्स। क्या बना रही हो? गैमेट्स बना रही हो। तो उसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक पॉइंट में कि डीएनए इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स बट ओनली कैसे लिखें? देखिए, इंग्लिश भी नहीं आती आपके टीचर को। एक्चुअल में ऐसे लिख सकते हैं आप कि डीएनए जो होता है वो हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, हर सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ दिक्कत इतनी है कि गैमेट्स बनाने वाली सेल ही ओनली उसका ही डीएनए जो है, मतलब गैमेट्स बना रही है जो सेल, उसका ही डीएनए सिर्फ एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, फर्दर जनरेशन के अंदर जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ गई क्या होता है। अब क्या होता है? एक वेरिएशन, हाँ अभी ठीक, तो एक वेरिएशन डेफिनेशन है, उसको भी देख लेते हैं। वेरिएशन, आपको एक पॉइंट या टर्म देकर रखा होगा एनसीईआरटी में, वेरिएशन या वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशंस होता क्या है, ये देख लेते हैं। सो इट इज़ द डिफरेंस इन कैरेक्टर। क्या होता है? डिफरेंस होता है कैरेक्टर में अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, मतलब ये कि ये क्या है? कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस है। क्या मतलब? कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस, एक ही स्पीशीज़ के अंदर एक ही कैरेक्टर, ठीक है, एक ही कैरेक्टर के अंदर भी डिफरेंस आ रहा है। मतलब क्या हुआ सर? ये सेम कैरेक्टर के अंदर सेम स्पीशीज़, मतलब सेम स्पीशीज़ के अंदर एक कोई कैरेक्टर हमने ले लिया, उसमें भी डिफरेंस आ रहा है। वो कैसे डिफरेंस आ रहा है? एग्जाम्पल दे दीजिए सर दे देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन हाइट। ठीक है, ह्यूमन हाइट है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? ईयर लोब है। ठीक है, अब ईयर लोब का फंडा क्या है सर? ईयर लोब होता क्या है? आप सभी अपने कान पे हाथ रखिए, कान पे हाथ रख के जो भी एक नीचे से लटकता हुआ आपको लोब दिखाई देगा, ये बोले लटकता हुआ कान दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड ईयर लोब। अब ये किसी किसी का अटैच्ड होता है, किसी किसी का फ्री होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ईयर लोब जो है ना, ईयर लोब, ये जो ईयर लोब है एक्चुअल में, याद रखना, ये ईयर लोब इज मतलब दो टाइप का हो गया। कैरेक्टर तो एक ही है, लेकिन ईयर लोब कैरेक्टर एक ही है, ट्रेट एक है, ये भी लेकिन दो टाइप का हो गया। ह्यूमंस के अंदर दो टाइप की ईयर लोब मिल रहा है, एक अटैच मिल रहा है और एक वाला मिल रहा है। क्या कैसा वाला मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। तो याद रखना कि हमारे ह्यूमन हेड में भी ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि देखिए, अब इंडिया के लोग में अगर देखें, एक सेम एज ग्रुप के लेके चलें, जैसे कि आप सभी लोग 10th में हैं, ठीक है, आप सभी को मैं लेके चलूँ, या आपने
कोई ये समझ लीजिए आप अपने स्कूल में जाते हैं, कोचिंग वगैरह में जाते हैं, आप किसी सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको कोई फ्रेंड वगैरह है जो कि आपके सेम एज का है, लेकिन आप दोनों के हाइट्स में डिफरेंस होगा, तो मतलब ह्यूमन हाइट में भी डिफरेंस है। सेम एज पर आने में एक स्पीशीज सेम हो गई ह्यूमंस, और फिर कैरेक्टर सेम हो गया हाइट, लेकिन उसमें भी डिफरेंस निकल निकल के आ रहा है। इवन सेम एज पर भी डिफरेंस निकल निकल के आता है। सभी लोग एक ही साइज़ के नहीं होते, एक ही हाइट के नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन हाइट वाला जो है, ह्यूमन हाइट वाला जो वेरिएशन है, या ये जो वो दिख रखा है, कैरेक्टर दिख रखा है, इसका समझ लेते हैं। तो इन ह्यूमन हाइट, इन human height, some are very tall, some are short, some are intermediate, and some are dwarf। ड्वार्फ मतलब बौने, शॉर्ट मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, ये ठीक है। तो मतलब ये समझा हमने कि ड्वार्फ भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट भी होते हैं, तो ये सारी अलग अलग चीज़ें निकल के आई, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। हमें समझ में आ जाता है कि वेरिएशन है। अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे, एक स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे यहाँ पर, सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन। अभी एक बात बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना बड़ा डिफरेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा जो स्पीशीज़ होती है वो तो सेम रहती है, लेकिन कैरेक्टर्स में कितना डिफरेंस आ जाता है। मम्मी पापा के कैरेक्टर्स कुछ अलग होते हैं, बच्चे के कैरेक्टर्स अलग आते हैं। सेक्स और असेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। असेक्सुअल में क्लोन का फॉर्मेशन होता है, मतलब एज इट इज़ कॉपी बन के आ जाते हैं, जेरोक्स बन के आ जाता है, ये कह सकते हैं। तो ये चीज़ देखने वाले हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर ऐसा होता क्यों, क्योंकि देखिए सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन, इसको बताएंगे होता क्यों है, लेकिन अभी ये पढ़ लेते हैं कि कितना कितना आता है। इज प्रोड्यूस्ड इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, copying of genetic material, so because copying of genetic material because copying of genetic material cannot have exactly same ठीक है। मतलब क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखिए एक्चुअल में होता ये है कि जब भी सेल डिवाइड करता है, ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, सॉरी फॉर दिस, आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो क्या होता है, ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है ये, न्यूक्लियस है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ये सेल हो गई हमारी, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल और न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या था, न्यूक्लियस के अंदर था डीएनए, क्या था, डीएनए। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल लिख लेते हैं इसके नीचे। अब क्या होगा, ये जो सेल है अगर ये गैमेट बनाएगी, ठीक है, क्या करेगी, ये गैमेट बनाएगी, तो पहला गैमेट ये बन गया, दूसरा गैमेट ये बन गया, सपोज कर लीजिए इसने 2 ही गैमेट बनाए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, अंदर का न्यूक्लियस हो गया और ये हमारी ऊपर सेल हो गई, पूरी समझ में आ गई ये बात। तो डीएनए भी तो कॉपी करेगा कि नहीं करेगा, याद रखना, जब भी सेल डिवाइड करती है, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन लिख लेते हैं कि डिवाइड हो गया, यहाँ पर सेल जो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, बट डीएनए जो होगा वो क्या करेगा, कॉपी करेगा, क्योंकि इसके पास तो इतना ही डीएनए है, इतना ही डीएनए कि इस पूरी सेल को कंट्रोल कर सके। और जब ये सेल 2 में डिवाइड होगी तो एक बात बताओ, इसको भी तो डीएनए उतना ही चाहिए होगा ना जितना कि पहले था। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपी होता है डीएनए का, डीएनए कॉपिंग, ठीक है, डीएनए क्या हो रही है, कॉपिंग हो रही है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब सुनना, एक्चुअली our cell is of size approx 10 to the power minus 10 meter
and its nucleus size approx 10 to the power minus 15 meter, and the length of the DNA, ठीक है, अब सुनना, the length of the DNA is 2.2 मीटर। अब ये देखिए, इसका मतलब समझ में आया, हमारी जो सेल का साइज़ होता है ना एक्चुअल में वो होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस बैठा हुआ है वो होती है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। लेकिन हमारा जो डीएनए है वो है कितनी लेंथ का, 2.2 मीटर है। तो डीएनए क्या है, डीएनए इज़ द फाइन थ्रेड, डीएनए इज़ द फाइन थ्रेड। ठीक है, क्या है डीएनए, एक फाइन थ्रेड है, एक धागा है, बस और कुछ नहीं है। डीएनए के ऊपर कुछ जीन्स लगे होते हैं, ठीक है। तो क्या है, 2.2 मीटर का डीएनए है, और इसको क्या कराना है, कॉपी कराना है। क्या कराना है, इसको कॉपी कराना है। अगर हम इसको कॉपी कराने बैठे तो एक बताओ, कोई ना कोई तो गलती होगी। इतनी छोटी सी जगह में जब इतने लंबे धागे को आप कॉपी कराओगे तो कोई ना कोई तो गलती होगी ही होगी। अब वही जो गलती है ना, ये जो गलती है, यही गलती क्या प्रोड्यूस कर देती है, वेरिएशन। क्या प्रोड्यूस कर देती है, वेरिएशन। डीएनए कॉपिंग इज नॉट इजी, याद रखना, डीएनए कॉपी क्या है, इजी नहीं है। तो डीएनए कॉपिंग इज नॉट इजी, दैट लीड्स टू वेरिएशन। क्या कॉज कर देती है, वेरिएशन। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब क्या हुआ, अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि असेक्सुअल एक्चुअल में होता ही है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है, या ये बोलें ज़ेरोक्स बनती है। क्या बनती है, ज़ेरोक्स बनती है। तो वहाँ पर भी सेल, वहाँ पर क्या, एक बार बताओ, फ्यूजन वगैरह तो नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है गैमेट्स का। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी प्रोजेनी बनती है, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन आता है, कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन। बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ ऑफ लार्ज अमाउंट, क्योंकि वहाँ पर फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट्स का। जब दो गैमेट्स ऑलरेडी, देखिए हमने क्या कहा, अभी ये जो सेल डिवाइड की, इसमें वेरिएशन प्रोड्यूस किया। अब क्या होगा, एक और मतलब एक सेल के कुछ और डीएनए, दूसरी सेल का कुछ और डीएनए, अब वो दोनों डीएनए आपस में वो करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, मिलेंगे, वो कुछ और ही डीएनए बनाएंगे। इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन आता है, लेकिन असेक्सुअल में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन आता है, लेकिन वेरिएशन आता ज़रूर है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब ये वेरिएशन हम चिल्ला रहे हैं सर, वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन क्या मतलब है, क्यों ज़रूरी क्यों है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो वेरिएशन इज़ नेसेसरी फॉर द इवोल्यूशन, वेरिएशन इज़ नेसेसरी, याद रखना है, इसको भी स्टार पॉइंट बनाना है, नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। क्या मतलब सर, इसका समझ में नहीं आया मेरे को। वेरिएशन ज़रूरी होता है एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन मतलब एक बताइए, हम पहले एप्स थे, हम मंकीज से तो थे, अब मंकीज से हम ह्यूमंस बन गए। मतलब हमने क्या किया, इवॉल्व भी तो किया था। हम कह रहे थे हम चेंज हुए, हम बदल गए, इवॉल्व किया था हमने। तो यही चीज़ होती है कि हम जब तक चेंज नहीं होंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम इवॉल्व नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई हमें कि इवॉल्व वेरिएशन ज़रूरी है उसके लिए। अब आगे एक हेडिंग देके रखी है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। ये आपकी एनसीईआरटी में भी देखे रखी होगी, छोटा सा पैराग्राफ, ज़्यादा ये थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, इससे पहले नहीं था। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन देख लेते हैं। अभी ये समझ में आ रहा था कि हमें जब भी गैमेट्स बन रहे थे तब क्या हो रहा था, वेरिएशन आ रहा था। जब भी सेल डिवाइड हो रही थी तो वेरिएशन आ रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऑलवेज वेरिएशन आएगा ही आएगा, सेक्सुअल में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा था। ठीक है, एक्यूमुलेशन, वेरिएशन का एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है वेरिएशन क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। एक्चुअली में होता क्या सर, ये बता दीजिए। तो अभी समझाते हैं, टेंशन काहे ले रहे हो तुम। द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, द न्यू इंडिविजुअल shows different combination of features as compared to the parents. As compared to the
पेरेंट मतलब क्या हुआ सर, इसका ये समझा दीजिए। मतलब ये एक बात बताइए, आप अपने पेरेंट्स से एकदम सेम थोड़ी हैं, आप उनसे अलग है ना। तो यही चीज़ कहने का मतलब है कि आप जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा या ये जो न्यू बच्चा बनेगा ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन रखेगा। मतलब ये क्या होगा, डिफरेंट होगा और कॉम्बिनेशन होगा किसका, अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का। ठीक है, अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर का ही तो वो होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपके। कुछ फीचर्स मम्मी से आ रहे हैं, कुछ पापा से आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पापा से ही आ रहे हैं सारे फीचर्स या मम्मी से आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें, दिस लीड्स टू वेरिएशन। ये क्या है, वेरिएशन को इकट्ठा करते हैं, लेके आते हैं। दिस लीड्स टू वेरिएशन, मम्मी पापा में अलग अलग डीएनए आ रहे हैं, सीधी सीधी बातें याद रखना, अलग अलग डीएनए आ रहे हैं, अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जब भी कंबाइन करेंगे तो एक नया वेरिएशन या ये बोलेंगे वेरिएशंस लेके आएंगे। एंड दीज वेरिएशन gets accumulated। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें ये लिखिए ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशन, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गई हमें बात कि सक्सेसिव जनरेशन में। अब सर ये क्या आपने पॉइंट बोला, ये तो समझा दीजिए। मतलब ये है कि जब भी दो गैमेट्स मिलेंगे या जब भी, एक बात बताइए, वेरिएशन आ रहा था, सही बात है, वेरिएशन आ रहा था सर, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा था, सेक्सुअल में थोड़ा थोड़ा आ रहा था और सेक्सुअल में बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यही वेरिएशन क्या होते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं धीमे धीमे करके। अब ये कैसे इकट्ठे होंगे ये भी चीज़ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं बस कि ये जो वेरिएशन होता है ना एक्चुअल में इकट्ठे होते जाते हैं और इससे क्या होगा ये भी देखते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल, अ हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है, कैन टॉलरेट a little amount of heat, ठीक है, amount of heat, but its further generation will resist to heat, ठीक। अब सुनिए, अब एक्चुअल में हुआ ये कि एक बैक्टीरिया पे ये चीज़ देखी गई कि हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि हीट को थोड़ा बहुत झेल सकता है, थोड़ा बहुत उसको रेजिस्ट कर सकता है। तो ठीक है, वो इतना थोड़ी बहुत हीट वगैरह को झेल पा रहा है, थोड़ी बहुत सह पा रहा है। लेकिन उसकी जो फर्दर जनरेशन आएगी, उसके तो बच्चे के बच्चे आएंगे या ये बोलें उसके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, आगे वाली जनरेशन के ऑफस्प्रिंग आएंगे, वो क्या होंगे, रेजिस्ट होंगे हीट के लिए। मतलब उनके ऊपर हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। समझ में आई ये चीज़। अब एक्चुअल में होता क्यों है ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने क्या बताया कि सेल है, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए कितने लंबा है, 2.2 मीटर लंबा है। अब इसकी कॉपी कराने के लिए क्या लीड करते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। इसकी कॉपी कराने में क्या आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। अब ये समझ में आ गया हमें बात। अब सपोज करिए, और ये सेल क्या बना रहा है, ये बना रहा है गैमेट बना रहा है, ठीक है। चलिए गैमेट बना रहा है, अब समझते हैं। अब सपोज करिए ये जो गैमेट है, ये सपोज ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये पेरेंट है। ये जो पेरेंट में ओरिजिनल ट्रेट है, ठीक है, कोई भी ओरिजिनल ट्रेट मान लेते हैं, ओरिजिनल कैरेक्टर मान लेते हैं। चलिए ओरिजिनल कैरेक्टर नाम दे दिया हमने इसको, ओरिजिनल कैरेक्टर नाम दे दिया। अब इस पेरेंट ने गैमेट बनाए, ठीक है, ये गैमेट बनाया इसने। और गैमेट्स में क्या हुआ, 5% वेरिएशन आ गया। सपोज कर लेते हैं 5% वेरिएशन आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि वेरिएशन सिर्फ 5% आएगा या 10% आएगा, ठीक है। इसमें हम सपोज कर रहे हैं कि गैमेट्स ने क्या करा, गैमेट्स में अंदर क्या है, 5% वेरिएशन आ गया। अब इस गैमेट ने क्या बनाया, एक ऑफस्प्रिंग बना दिया, ठीक है। चलिए अब जब ये ऑफस्प्रिंग बना, क्या बना, जब ये ऑफस्प्रिंग बना तो उसकी सारी की सारी सेल्स, ऑल सेल्स है 5% वेरिएशन। क्या होगा, है 5% वेरिएशन।
सारे के सारी सेल्स के पास कितना वेरिएशन होगा, 5% वेरिएशन होगा। अब एक बात बताइए, जब ये गैमेट बनाएगा तो इसके अंदर से भी तो वेरिएशन आएगा। आप सपोज कर लिए इसके अंदर से भी 5% वेरिएशन आ गया। तो अब एक बात बताओ मेरे को, ऑलरेडी 5% वेरिएशन था, ठीक है, ऑलरेडी 5% वेरिएशन था, अब इसमें और 5% वेरिएशन आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 5 + 5 ओल्ड वाला, ये 5% ओल्ड वाला था, ठीक है, ये 5% ओल्ड वाला हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 10% वेरिएशन आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये 10% वेरिएशन आ गया। अब ये क्या होगा, ये भी ऑफस्प्रिंग बनाएगा, ये ऑफस्प्रिंग बनाएगा, सपोज कर लीजिए ये ऐसे ऑफस्प्रिंग बना लेगा, तो इसमें क्या होगा, ऑल सेल्स हैव 10% वेरिएशन, कितना है, 10% वेरिएशन। चलिए समझ में आ गई हमें बात कि 10% वेरिएशन होगा। मतलब ये है कि 5% वेरिएशन आपने यहाँ पर देखा, फर्स्ट जनरेशन में देखा। देखिए यहाँ पर ये क्या थी, फर्स्ट जनरेशन थी, क्या थी, फर्स्ट जनरेशन थी। अब सेकंड जनरेशन में जाके देखते हैं सीधा, यहाँ पर सेकंड जनरेशन में जाके देखते हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन में क्या थी, सेकंड जनरेशन में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना, सेकंड जनरेशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10% वेरिएशन आ रहा है। ऐसे ही कर करके ये जो वो है वेरिएशन जो है वो एक्यूमुलेट होता जाता है। क्या होता जाता है, ये जो वेरिएशन है वो एक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है आगे वाली जनरेशन में, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया हमें। अब एक स्टार पॉइंट लिखते हैं, द great advantage of variation, the great advantage of variations to a species is that it increases the chances of the great advantage of variation to a species is that increases the chances of survival in a changing environment, survival in a changing environment, changing एनवायरनमेंट, ठीक है। अब समझते हैं इस चीज़ को, ये है क्या एक्चुअल में चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब वेरिएशन आना क्यों ज़रूरी है, वेरिएशन के एडवांटेजेस क्या हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। तो वेरिएशन के एडवांटेजेस क्यों है कि अगर वेरिएशन होगा, हमने क्या पढ़ा था, वेरिएशन होगा तो एवोल्यूशन आएगा। अब वेरिएशन हमें क्या कॉज करता है, ग्रेट एडवांटेज देता है, यही बोल रहे हैं कि वेरिएशन कैन लीड टू एवोल्यूशन एंड ऑल्सो हमें एक बार बताइए कि हम इवॉल्व हुए तभी तो जाकर आज हम रह पा रहे हैं, इस दुनिया में रह पा रहे हैं। अब सपोज़ करिए कि हम एप्स होते, मंकीज़ होते आज के टाइम पे भी, तो काम कैसे चलता। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं सभी को, जैसे कि हमारे जब ये डायनासोर्स ख़त्म हुए थे ना, तब हम लोग क्या थे, श्रीयू थे। आज के टाइम के जो छुचुंदर होते हैं ना, छुचुंदर, तो वही लोग थे, हम क्या थे, छुचुंदर थे, ठीक है। तो वो जो श्रीयू थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, अपने जो एनवायरनमेंट था उससे लड़ना स्टार्ट किया। कैसे लड़ना स्टार्ट किया, वो क्या करते थे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था उस टाइम पे जब डायनासोर मरे थे, तो क्या हुआ था कि उन्होंने होल करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने धरती खोद डाली थी, मतलब क्या किया था, धरती कैसे खोद डाली थी, वो आराम से बिल बना करके नीचे रहते थे उस टाइम पर, और वो भी मैमल्स थे। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके अपने आप को जिंदा रखा। पहले तो बिल बनाना स्टार्ट किए, फिर जैसे ही बाहर के टेम्परेचर अच्छा हुआ, ठीक ठाक हुआ थोड़ा बहुत, तो बाहर निकल के आए। फिर धीमे धीमे करके उन्होंने इवॉल्व करना स्टार्ट किया अपने आप को, और अपनी जो इन्वायरमेंट है उसमें ढालना स्टार्ट किया। अगर वो सपोज़ कर लीजिए ऐसे नहीं करते, हमारे जो पूर्वज हैं, श्रीयूज जो हैं, या ये बोलें कि जो एप्स वगैरह आकर वो ऐसा नहीं करते, तो आज के टाइम पर हम जिंदा नहीं रह सकते थे। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, फिर कल में हम करेंगे कंप्लीट क्रोमोसोम्स, जीन्स वगैरह और मेंडल्स के कुछ लॉ हैं, तो ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस।